बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, क्योंकि इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और उसके ऊपर बात भी होने वाली है और आपकी प्रेडिक्शंस के हम मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी माफ़ी जो आपने मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी आपने मांगी, आपने एक सख्त स्टांस लिया था इसके ऊपर, फिर आपने ये कैसे डिटर्मिन किया कि आपको ये गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मैं खड़े पे बैठे हैं आदमी के सामने भी गलती पर माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने मुझे एक और डायरेक्शन दी, शायद मेरी इस्लाह के लिए बेहतरी हुई, कि उन्होंने मजहब, कुरान शरीफ, हदीसों की तरफ उस वक्त डिस्कशन हुई, डिबेट हुई उस दिन। तो मैंने भी स्कॉलर से पूछा मेरे क्या राइट्स हैं और मैंने क्या गलत काम किया है। तो उसमें जो कुरान शरीफ की, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैं भी स्कॉलर से पूछूं कि क्या है। तो उन्होंने उसके अंदर मुझे बड़ी क्लैरिटी बताई। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि हवालों के साथ, कुरान के साथ, जो मेरे जवाब का हिस्सा हो भी है, कि अगर आप जस्टिस के लिए, उसके वकार के लिए, अगर आप ना कहीं भी कंटेम्प्ट अगर आपने की नहीं भी है और आप माफी मांग लेते, तो वो पीस के लिए, हम्बलनेस के लिए, अदालती वकार के लिए, काजी के वकार के लिए बेहतर है। तो मुझे तो उसको कोई शर्म नहीं है। मैं ना मजहब से बड़ा हूँ, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ, और ना मेरा कोई उस वक्त ऐसी कोई इंटेंट थी। लेकिन उसमें फिर आगे मैंने ये भी पता किया कि कोई जज इल्जाम लगा सकता है, उसकी भी बड़ी वाज़ेह, उसमें जन्नती दोज़खी जजों का भी जिक्र किया, कुरान शरीफ में किया, हदीसों में किया, मैंने वो भी हिस्सा डाला है। उसके बाद क्या आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, उसका भी जिक्र है। तो वो बहुत सारी चीजें, और आप अगर माफी मांगते हैं और वो काजी से मांगते हैं या कोर्ट से मांगते हैं, तो हदीस कहती है कि माफी आपको मिलेगी। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी मेरे डे 1 से थी। जिन्होंने की है कंटेम्प्ट, उन्होंने नाम लेके की है, पीटीआई ने लोगों ने की है, मौलाना साहब ने जान से मारने की धमकियां दी हैं, बहुत सारी चीजें एविडेंट है, रिकॉर्ड पे हैं, वो कंटेम्प्ट डायरेक्ट बनती है। लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट ने बुलाया, मैंने कंटेम्प्ट नहीं की थी, उनको फिर भी कहीं लगा कोई भी ऐसी चीज हुई, तो मजहब के हिसाब से, आइन और कानून के हिसाब से, अदलिया के वकार के हिसाब से मैंने अनकंडीशनल अपॉलजी की है। तो मेरा डे 1 से सांस था। बट एट द सेम टाइम मेरे पर भी इल्जामात लगे, उसका गाला भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो भी देख लेते हैं आगे। अच्छा, आप तो अजाले की बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन अभी पहला सवाल तो ये है कि आपको यकीन है कि जो आपकी अपॉलजी है ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी? अगर नहीं की जाती तो क्या होगा? देखिए ये तो सवाबदीद कोर्ट की है, लेकिन कुरान शरीफ और हदीस कह रही है कि अगर आपने इंटेंड नहीं की और आपने माफी मांग ली पीस के लिए, वकार के लिए, इज्जत के लिए, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उस पर कहा कि 2 इदारे आमने सामने आए नहीं, नजर ना आए, और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन बात की और मेरी तंबीह किया मुझे बेहतर बनाने के लिए। उस एहसास के तहत तो कुरान शरीफ और हदीसों के अंदर ये भी है कि आप अगर एक चीज कर रहे हैं तो लॉर्डशिप से आप जब फॉरगिवनेस मांगेंगे तो वो भी फॉरगिव करेंगे। कुरान कह रहा है, हदीसें कह रही हैं, और ये उनका पूरा सवाल भी है, उनका प्रोगेटिव है। सर जी, बड़ी मेहरबानी, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मेहरबानी सर जी, आप कुरान शरीफ और सूरत और हदीस के हिसाब से फॉरगिवनेस बनती है, मैंने तो किया नहीं। और प्लस उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सब अगर वो जवाब पढ़े उसमें है कि आप सिलेक्टेड जस्टिस नहीं कर सकते, बायस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट की है तो उसके साथ होना चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट या इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट भी नहीं की। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमेशा से जैसे आपका एक स्टांस रहता है, ये लगता नहीं है, मैंने वो ये पढ़ी है आपकी सारी जो आपने ये सबमिट अपना जवाब अपना जमा करवाया, जिसमें आपने अनकंडीशनल अपॉलजी भी की है, कि मजहबी टच कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? कि उसमें जो रेफरेंसेस आपने दिए हैं, जो अभी भी दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब कोई बंदा कोई इश्यूज़ हों, क्योंकि पब्लिक हो, इंस्टीट्यूशंस हों, तो मजहबी टच को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इमरान खान साहब के हवाले से भी बातें होती थी, आपके जो फॉर्मर लीडर थे। तो आपको पहले ये मशवरा कैसे जहन में आया कि मुझे जाके इनसे जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे मिलना चाहिए? हालांकि अगर इन मामलात में तो बंदा जाके वकील से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ वो देखता है। आप मेरा ख्याल है पहले होंगे जिनको ये कंटेम्प्ट का नोटिस किया है
है कि जिन्होंने एक कानून के लोगों के पास जाने की बजाय मजहबी लोगों के पास गए और कुरान पाक और वहाँ से अगेन उसमें हदीस मुबारक से आपने रेफरेंसेस ढूंढे और जजेस को बताया। बल्कि आपने एक और बड़ी बात लिखी हुई है, अब पता नहीं जजेस को कैसे डाइजेस्ट होगी, आपने कहा जनाब कि उसमें जो अच्छे जज हैं वो तो जन्नत में जाएंगे, बुरे जज जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो सर जी आप उनसे या अपोलॉजी कर रहे हैं या उनको वार्न कर रहे हैं कि जनाब कि आप देख लें कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो आपके साथ ये कुछ भी हो सकता है? रऊफ साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं क्लैरिटी अब कर दूं कि मजहब और अहादीस और कुरान शरीफ की आयतें, मैं तो ना आलिम हूं, ना मजहबी हूं, ना फरिश्ता हूं, हम भी नहीं है कोर्ट में ही हुई है मेरी पहली हेयरिंग में जी। कि मजहबी तौर पे भी मेरी क्या गलती है, ये जनरली क्या है, और आयतों का भी हुआ उसमें हाफिज साहब थे, उन्होंने जी सूरत निसा का हवाला है, आपने सूरत निसा का हवाला दिया उसमें जी। तो उसपे फिर सूरह इमरान भी है, फिर सूरह हजरत भी है, तो फिर तो बहुत सारी सूरतें हैं और मेरे ख्याल से मेरी शायद बेहतरी के लिए, तो मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो कुरान शरीफ की रोशनी के अंदर और हदीस की रोशनी में बात हो रही है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस जिससे कोट हुई है वो भी उसका भी जिक्र है, आयत का भी जिक्र है। तो मैंने किसी के लिए जहन्नुम और जन्नत और अच्छी और बुरी बात नहीं की, कुरान शरीफ और सूरतें और हदीसें बोल रही हैं, मेरे लिए भी बोल रही है। तो मैं अगर उसका गुनाहगार होते हुए बिलीवर हूँ और मेरा फेथ है और मैं उसके तहत आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने की अनकंडीशनल अपॉलॉजी कंटेम ना करते हुए भी की, तो फिर कंटेम जिन्होंने किया है उनके साथ मेरे पे जो इल्जाम लगा वो, और मेरी जज साहब की सवाबदीद है, रफ्ता, डायरेक्शन, तंबी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी की है, मेरी बेहतरी के लिए की है। सो आई टेक इट दैट वे। मैं तो डे वन से मेरा स्टांस बड़ा क्लियर था उसमें। अगर ये मेरी बड़ी क्लैरिटी है उस आपके नाम में अदब से बड़ा हूँ, ना मैं हदीसों से बड़ा हूँ नाज़ुबिल्लाह, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ, तो मेरी क्लैरिटी डे वन से थी, उसको रिफ्रेश कर दिया है। अच्छा, ये मुमकिन था सर। यूजुअली हम देखते हैं कि जब इस तरह के केसेस माजी में हुए, हमने देखे हैं जो रिसेंट पास्ट है 2016-17 के बाद, पनामा केस के बाद, ये अगर तलाल चौधरी साहब थे, दानियाल अजीज़ साहब थे, निहाल हाशमी साहब थे, इवन मुझे याद है उसमें नवाज शरीफ साहब को तो इन अदालत में बुलाया गया था, और 2-3 प्राइम मिनिस्टर थे, गिलानी साहब को बुलाया गया, राजा परवेज़ अशरफ थे, दीगर भी थे। तो यूजुअली तौर पर देखा जाता है कि इतनी लंबी अपॉलॉजी अगर देनी है तो इतना लंबा 5-6 पेजेस का नोट नहीं लिखा जाता, जस्ट आप 1-2 पैरों में कह देते हैं मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा मकसद नहीं था। अगर अदालत समझती है कि मुझसे ओवर स्टेपिंग है तो आई एम सॉरी, आई अपॉलॉजी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपने तो पूरा मुकदमा लड़ा है सर। उसके बाद वन लाइनर, एक लाइन में आपने कहा जी ओके सॉरी, आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को लगा कि मैंने बुरा किया है, तो आपने तो पूरा केस प्ली किया है सर, रादर देन टेंडरिंग एंड, मतलब ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो नहीं है जो आपने की है, खास से दलील दलाइल और उसमें कुरान पाक, हदीस मुबारक, कानून, आइन को आप लेकर चढ़े हैं। तो ये कहीं से लग तो नहीं रहा कि आपने लड़ाई से पीछे हटे हैं सर? देखिए रऊफ साहब, मैं आपको बात देखें, रऊफ हसन साहब ने, सैयद शाहीन साहब ने, मौलाना साहब ने और दीगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाम लेके जान से मारने की धमकी की कोर्ट, नाम लेके जजों की पगड़ी उठा ली है, नाम लेके बेहुदा गलाजत से भरी चीजें हुई हैं। तो सर मैंने तो एक 19 के तरह सवाल किया, उस सवाल के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस सवाल के अगेंस्ट जो जवाब आया वो नॉन सैटिस्फैक्टरी था, 14 दिन तक जवाब नहीं आया। मैंने जवाब मांगा है, कैबिनेट के टाइम में बुलाया गया, मैं हाजिर हुआ, तो हाजिर होने का मतलब ये है कि सरेंडर, तो मैं गया, मैं लॉ मेकर हूँ और मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मैं एक पार्लियामेंट को करता हूँ। अगर किसी को लगा इदारा वर्सेस इदारा है, वो तो आपसे मुझे खत्म करना है। मजहब मुझे कह रहा है, कुरान शरीफ मुझे कह रहा है, हदीस मुझे कह रही है, आइन कह रहा है, कानून कह रहा है, अदलिया के अदालती इंस्टीट्यूट कह रहा है, तो मुझे तो इसमें अनकंडीशनल पॉलिसी के तहत कोई शर्मिंदगी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुरान शरीफ और हदीस फिर फॉरगिवनेस के ऊपर फॉरगिवनेस देने की बात भी कह रही है, तो फिर कुरान से बड़ा कोई और भी नहीं, ठीक है। तो मेरा फेथ बड़ा क्लियर है, लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर कोई चीज होती है तो वो अल्लाह को मंजूर है तो मंजूर है, वो तो मेरे हाथ में प्रोगेटिव नहीं है ना जी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एक आदमी ने कत्ल किया है और एक आदमी कत्ल के रास्ते से भी नहीं गुजरा है, उसको कत्ल की सजा दे दी है, जैसे वो तो फिर अल्लाह की तरफ से कोई चीज है तो मैं तो रोक नहीं सकता। मतलब आपने उनको, जजेस को जो मैंने पढ़ा है आपका सारा, आपने डिफेंस पर उनको लेकर गए हैं कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर तो जितने आपने रेफरेंसेस दिए हैं, वेरी नोबल ये रेफरेंसेस, तो फिर वो उनको मतलब डिनाई कर रहे हैं नौज़ बिल्लाह नंबर 1 के उसके एग्जिस्टेंस जो है, जो भी माफ़ी के हवाले से
एक कंसेप्ट है हमारे इस्लाम का कि माफ़ कर देना सबसे अफजल इसको दर्जा करार दिया गया। एक तो ये है। दूसरी साइड पर आपने ये कहा है कि ये बाकी लोगों का आपने नाम लिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया, तो आपको इससे अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता कि जिन लोगों को नहीं बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक वो मैटर नहीं करते थे, आप मैटर करते थे। यू आर समबॉडी, सो उन्हें लगा है कि अगर वो ये बातें कर रहे हैं उससे हमें हिट किया है, हमें उसका नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्हें बुलाना चाहिए। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट सर कि आपको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकियों को नहीं दिया। आप इसको गिला लेते हैं कि मुझे क्यों बुला लिया, वही नवाज शरीफ वाली बात, मुझे क्यों निकाला, आप कहते हैं मुझे क्यों बुलाया बाकी को नहीं किया। तो आपको तो इस पर थोड़ा प्राइड लेना चाहिए सर। यू मस्ट बी टेकिंग प्राइड कि समबॉडी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया सर।